तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 अक्टूबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 10 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। दरअसल 9 अक्टूबर साल 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की गई थी। अब यह है क्या, इसे हम आगे देखेंगे। तो स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में इसकी स्थापना की गई थी और साल 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया, जबकि जापान के टोक्यो शहर में यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, उसमें यह दिवस तय किया गया था। उसके बाद पहली बार यह दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है डाक सेवाओं के महत्व, विकास और उनके सामाजिक आर्थिक योगदान को उजागर करना, साथ ही डिजिटल युग में भी डाक सेवाओं की प्रासंगिकता को बनाए रखना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है लोगों के लिए डाक, स्थानीय सेवा, वैश्विक पहुंच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 अक्टूबर। अब यूपीयू क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि सार्वभौमिक डाक संघ। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर साल 1874 को की गई थी और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 192 और भारत साल 1876 से इसका सदस्य है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की डाक सेवाओं को आपस में जोड़ना और साथ ही उनके संचालन को व्यवस्थित करना। अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 तो दरअसल हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो नेटेक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के द्वारा। अब ये है क्या, इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल ग्लोबल रिटायरमेंट इंडेक्स 2025 तो दरअसल इसमें 44 विकसित देशों का आकलन किया गया है। दरअसल यह ऐसा सूचकांक है जहां पे कि लोग सेवानिवृत्ति के बाद रहना पसंद करेंगे, इसका आकलन किया गया है इन देशों के लिए। तो भारत इस सूचकांक में शामिल नहीं किया गया है। और टॉप 10 देश कौन से हैं अब इस सूचकांक में? तो पहले पे है नॉर्वे, अगले पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे पर है डेनमार्क, चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया, पांचवें पर है लग्जमबर्ग, छठे पर है आयरलैंड और सातवें पर है आइसलैंड, आठवें पर नीदरलैंड, नौवें पर जर्मनी और 10वें पे है स्लोवेनिया। अब क्या है नेटेक्सिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स? तो दरअसल यह एक वैश्विक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वैश्विक स्तर पर संस्थागत, व्यक्तिगत और साथ ही रिटेल निवेशकों को वित्तीय समाधान प्रदान करती है और इसकी स्थापना साल 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दरअसल हाल ही में बिहार के राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है और इस स्टेडियम का नाम है राजगीर क्रिकेट स्टेडियम या फिर राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इस पे लागत कितनी आई है, इसका मतलब स्टेडियम को बनाने में खर्च कितना आया है? तो 1100 करोड़ रुपए लगभग और 18 एकड़ भूमि क्षेत्र में यह फैला हुआ है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 40,000 दर्शक यहाँ पे बैठ सकेंगे और महाराष्ट्र की लाल मिट्टी और मोकामा की काली मिट्टी से यहाँ के पिच का निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर। अगला सवाल है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लैरी क्रायो बैंक फिलीपींस में स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कोरल लैरी यानी कि कोरल के अंडे चरण को बेहद कम तापमान पर संरक्षित करना ताकि भविष्य में कुरूप हुई प्रजातियों की पुनर्स्थापना हो सके और यह एक तरह से जीन बायोलॉजिकल बीज भंडार की तरह काम करेगा ताकि जैव विविधता को बचाया जा सके, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन, कोरल ब्लीचिंग आदि के खतरे से। यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलीपींस मरीन साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस।
अगला सवाल है, हाल ही में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दरअसल हाल ही में नवी मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोकनाथ डी.बी. पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अब डी.बी. पाटिल तो दरअसल दिनकर बालू पाटिल इनका पूरा नाम है, जो कि किसान नेता और साथ ही सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। लोकनाथ संबोधन के तौर पर इनमें इनके नाम में लगाया गया है, जिसका अर्थ होता है जन नेता या फिर जनप्रिय नेता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकनाथ डी.बी. अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला सवाल है, शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो शास्त्री रामानुजन पुरस्कार 2025 तो दरअसल इससे अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया जाएगा, जो कि अमेरिका के हैं। अब शास्त्री रामानुजन पुरस्कार यह है क्या? तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय गणित पुरस्कार है और हर साल दिसंबर के महीने में इसे सम्मानित किया जाता है। अभी इसकी सिर्फ घोषणा हुई है और इसकी शुरुआत साल 2005 में की गई थी, जो कि श्रीनिवास रामानुजन के सम्मान में यह अवार्ड दिया जाता है, जो कि भारतीय गणितज्ञ थे। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो शास्त्री यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, जो कि भारत में है, के द्वारा दिया जाता है। और इसमें आयु सीमा कितनी रहती है, मतलब किन्हें यह अवार्ड दिया जाता है? तो 32 वर्ष या फिर इससे कम आयु के युवाओं को यह सम्मान दिया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है युवा प्रतिभाशाली गणितज्ञों को प्रोत्साहित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला सवाल है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। अब इंडिया मोबाइल कांग्रेस है क्या, इसे आगे समझेंगे। तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 9वां संस्करण था और इसका आयोजन 8 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। और इसमें मुख्य अतिथि थे प्रधानमंत्री और इसका विषय या फिर थीम था परिवर्तन के लिए नवाचार। अब क्या है इंडिया मोबाइल कांग्रेस? तो दरअसल यह भारत का सबसे प्रमुख और एक बड़ा डिजिटल टेलीकॉम उद्योग सम्मेलन है, जो कि दूरसंचार, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार को एक मंच पर लाने का काम करता है। और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी और हर साल भारत सरकार के संचार मंत्रालय और COAI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार क्षेत्र में नए तकनीकी विकास, साथ ही नवाचार और व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दरअसल हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो कि केवल 27 दिनों तक अपने पद पे रहे हैं और देश में पिछले 21 महीनों में इस्तीफा देने वाले 5वें प्रधानमंत्री हैं। साल 1958 के बाद देश में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री पद पे भी रहे हैं सेबेस्टियन लेकार्नू। अब फ्रांस तो दरअसल यह यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी है पेरिस, यहाँ की मुद्रा है यूरो और वर्तमान राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला सवाल है, रसायन के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 तो दरअसल यह नोबेल पुरस्कार का हिस्सा है। तो अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। पहले जानते हैं रसायन के नोबेल 2025 के बारे में। तो दरअसल इससे 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो ये 3 वैज्ञानिक अब कौन से हैं? तो पहले है सुसुमो कितागावा, जो कि जापान के हैं। इन्हें सबसे पहले MOFs की अवधारणा को प्रयोगात्मक रूप दिया है इन्होंने। इस शोध के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। इसके लिए अगले हैं रिचर्ड रॉबसन, जो कि ब्रिटेन के हैं। MOAFs की संरचना और धातु कार्बनिक संयोजनों की रासायनिक स्थिरता पर इनके शोध के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा। तीसरे हैं उमर मोनिशियागी, जो कि अमेरिका के हैं। इन्हें गैस भंडारण, जल शुद्धिकरण में
MOFs की व्यावहारिक उपयोग की दिशा दिखाने के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों को सोखकर पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। इससे साथ ही हाइड्रोजन और मीथेन जैसी ऊर्जा गैसों का सुरक्षित भंडारण किया जा सकेगा। इसके अलावा दवा निर्माण और साथ ही वितरण प्रणाली में अधिक सटीकता आएगी। इसके अलावा जल शुद्धिकरण और प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और साथ ही लागत घटेगी। इसके अलावा नैनो मटेरियल तकनीक के विकास को भी गति मिल सकेगी। अब नोबेल पुरस्कार यह है क्या, इसे समझते हैं। तो दरअसल 24 जून साल 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। अब अल्फ्रेड नोबेल तो दरअसल यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे और डायनामाइट के आविष्कारक भी। साल 1901 में पहली बार यह अवार्ड दिया गया। किसे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जिया हैरी दुनांत और साथ ही फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और 10 दिसंबर को पुण्यतिथि के मौके पर, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर यह सम्मान दिया जाता है। यानी कि जिस साल जो चुने जाते हैं जिस क्षेत्र के लिए, उन सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के मौके पर सम्मानित किया जाता है। अभी केवल घोषणा की जा रही है। और यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। ये 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। और एक वर्ष में एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। और शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। इसके अलावा शेष सभी दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अब नोबेल पुरस्कार और भारत। तो दरअसल अभी तक 10 भारतीय इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। अब ये 10 भारतीय कौन से हैं? तो पहले है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें की साल 1913 में साहित्य के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया था। अगले थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें की साल 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। तीसरे थे हरगोविंद खुराना, जिन्हें की साल 1968 में चिकित्सा के लिए दिया गया था। चौथी थी मदर टेरेसा, जिन्हें की साल 1979 में शांति के लिए अवार्ड दिया गया था। पांचवें थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें की साल 1983 में भौतिकी के लिए दिया गया। छठे थे अमर्त्य सेन, जिन्हें की साल 1998 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। सातवें थे VS नायपॉल, जिन्हें की साल 2001 में साहित्य के लिए अवार्ड दिया गया। आठवें थे वेंकटरमण रामकृष्ण, जिन्हें की साल 2009 में रसायन के लिए यह अवार्ड दिया गया। 9वें थे कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें की साल 2014 में शांति के लिए यह अवार्ड दिया गया। और 10वें थे अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें की साल 2019 में अर्थशास्त्र के लिए यह अवार्ड दिया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, हाल ही में मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दरअसल मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है और हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसे कि 7 अक्टूबर को मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी समुदायों के बीच एकता और साथ ही सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो अब मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कोई नहीं है, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। अब मणिपुर अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर में नागालैंड से ये राज्य है, उत्तर पश्चिम में असम से ये भी राज्य है और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से ये भी राज्य है। इसके अलावा पूर्व और दक्षिण पूर्व में म्यांमार से सीमा साझा करता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। अगला सवाल था, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, 22 पदक।
अगला सवाल था, हाल ही में रुपिन फॉर्चूनाट जफी सांबो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए मेडागास्कर। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। अगला सवाल था, हाल ही में भारत की पहली सहकारी संचालित संपीड़ित बायोगैस और पोटास ग्रेन्यूल परियोजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला सवाल था, हाल ही में भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी संजू सैमसन। अगला सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी अबू धाबी। अगला सवाल था, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए लद्दाख। अगला सवाल था, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश।